नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले खबर उत्तराखंड में आई नई तबाही से। देवप्रयाग में बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है। तो सबसे पहली खबर हम बुलेटिन में आपको दे रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बादल फटने से शांता नदी में आए उफान से नगर में शांति बाजार में तबाही आ गई, अशांति फैल गई। वहीं पर आईटीआई का 3 मंजिला भवन पूर्णतः ध्वस्त हो गया, जबकि शांता नदी से सटी हुई 10 से ज्यादा दुकानें बह गई। देवप्रयाग नगर से बस अड्डे की ओर जाने वाली सड़क और पुलिया बह गई। मलबे में किसी के दबने को लेकर अभी स्थिति साफ हो नहीं पाई। इस हादसे की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब बादल फटा, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर बादल फटने के बाद के मंजर को बयां कर रहा है, यानी कि पूरी कहानी दूसरी तस्वीर में। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोविड कर्फ्यू था, जिसके चलते जान माल का नुकसान होने से बच गया। यह हादसा शाम करीब 4 बजे दशरथ पहाड़ पर बादल फटने से हुआ, जहां पर वहां से निकलने वाली शांता नदी में उफान आ गया। बस अड्डे से शांति बाजार होकर शांता नदी भागीरथी में मिलती है और उफान के साथ आए भारी बोल्डरों ने शांति बाजार में तबाही मचा दी। पिलरों पर खड़ी आईटीआई की 3 मंजिला बिल्डिंग इसमें जमींदोज हो गई। इस हादसे के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को हर संभव कार्रवाई का आदेश दिया, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से फोन पर हर संभव मदद का भरोसा दिया। देखिए आप, ये कुदरती कहर है जो लगातार बरफ रहा है और उत्तराखंड तो उन राज्यों में से एक है जहां हर साल बादल फटते हैं, हर साल ऐसी तबाही आती है, हर साल ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं, हर साल आंखों से आंसू आते हैं लोगों के और हर साल सिर्फ बेबस होकर हर कोई देखता है। कुदरत के आगे हर कोई बेबस नजर आता है। अब बादल फटा तो किसी के हाथ में कुछ नहीं था, बेबस होकर लोग वहां पर जो मौजूद थे तस्वीरें ही बना पा रहे थे। राहत की बात ये थी कि इस बाजार में यूं तो चहल पहल होती है, लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन फटना सबको हैरान। राहत की बात यह है कि कोविड कर्फ्यू था, इस वजह से कोई वहां पर मौजूद नहीं था और जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ये कुछ तस्वीरें हैं जो पूरी की पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं। आप देखिए, पहाड़ के पहाड़ कट गए, सड़क क्या कहीं आपको दिखाई दे रही है? आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मंजर रहा होगा। तस्वीरें जितनी विचलित करती हैं, जो अभी के हालात है वो और डरा देने वाले हैं। मोटरसाइकिल तो फंसी हुई दिख रही है, जिसे एक शख्स निकालने की में देखिए जुटा हुआ मशक्कत करा और अब जेसीबी की मदद से मार्ग को खोलने का प्रयास जारी है। इतने पत्थर मार्ग पर हैं और एक तस्वीर ये है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों के घरों के भीतर मलबा है, लोग बहुत परेशान। अब उनकी नजरें प्रशासन सरकार की तरफ की कोई राहत उनको दे, जिनके घरों को नुकसान हुआ है उनको घरों को बनाने के लिए कुछ तो मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अमीर तो नहीं है वहां के लोग, बहुत परेशान बेबस। बड़ी मुश्किल से एक घर बन पाता है किसी का, और वो प्राकृतिक आपदा में यूं ध्वस्त हो जाए तो फिर तो हालात खराब। देखिए तस्वीरें, 5 मई 2021 को क्या हुआ था, कई संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे और अब रुद्रप्रयाग में बादल फटने से जो तबाही मची उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। 4 मई की तस्वीरें हैं और 11 मई देवप्रयाग का मंजर। ये देव का प्रयाग है, लेकिन यहां पर कुदरती आफत लोगों पर भारी पड़ गई, ऐसी टूटी कि हर किसी की आंखों में आंसू है। जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बड़ी क्षति हुई है। वो बाजार जिसको शांति बाजार के नाम से पुकारा जाता है, वहां पर अशांति है, चीख पुकार है और आंसू है। ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे बादल फटा और बादल फटने के बाद का मंजर क्या होता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल है पहाड़ों पर रहना, बहुत मुश्किल है यहाँ पर जीना। जो लोग वहां पर रुके हुए हैं, बड़ी मुश्किल से रुके हुए, यूं तो पलायन ने सबको वहां से बहा दिया और अब ये प्राकृतिक आपदाएं भी कुछ यही कर रही हैं। और हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, अब तक तो प्रशासन के पास डेटा या आकलन कर लिया होगा प्रशासन ने कि नुकसान कितना हुआ है, किस परिवार को कितनी क्षति हुई, कितनी दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं और उनको ठीक कैसे करना है। तो ऐसे में क्या ये उम्मीद करें कि उन परिवारों को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा राशि दी जाएगी, या फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा सरकार की तरफ से? और क्या क्या खुद मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं कि वहां पर हालात क्या है? निर्देश तो उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं।
जी बिल्कुल, देखिए राजीव, क्योंकि प्रथम प्रयाग देवप्रयाग का जो एरिया है वो बहुत सेंसिटिव है और इससे पहले भी यहाँ पर कई बार इस तरीके की आपदाएं देखने को मिली हैं। 1 दर्जन से अधिक दुकानें इस बार इस आपदा की जद में है और ऐसे में 3 मंजिला जो ITI भवन है वो पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। ऐसे में अगर हम बात करें तो स्थानीय विधायक ने कल वहाँ पर दौरा किया था और जिन भी लोगों को जितना भी नुकसान हुआ है उनको ये आश्वासन दिया गया है कि मुख्यमंत्री से इस बारे में वो बातचीत कर चुके हैं और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि लोगों का जितना भी मुआवजा हो उसको जल्द से जल्द देने का प्रयास किया जाएगा। सबसे बड़ी गनीमत ये रही क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन कोविड कर्फ्यू की वजह से सभी दुकानें बंद थी, ITI भवन में कोई नहीं था और ऐसे में जो है ये एक बड़ा नुकसान होने से बचा है। लेकिन लोगों को बड़ी क्षति यहाँ पर हुई है क्योंकि उनकी दुकानों से लेकर अगर हम घरों तक की बात करें तो वहाँ पर भी मलबा भर गया है और बड़ा नुकसान लोगों को हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू जो फोर्स है वो वहाँ पर कल शाम को ही पहुँच गई थी और कल शाम को जब वहाँ पर फोर्स पहुँची है तो लगातार वो वहाँ पर सर्च अभियान चला रहे हैं। इस सर्च अभियान को चलाने के पीछे का मकसद है कि हो सकता है कि कोई लोग वहाँ पर फिर भी मौजूद रहे हों, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई भी ना रहा हो। तो ऐसे में एक आशंका है, जिस आशंका के चलते सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है कि कहीं कुछ और लोग वहाँ पर रहे तो नहीं है। गांव वाले लोगों से भी ये फीडबैक ली जा रही है कि क्या कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, इस आपदा ने जितने भी घरों को वहाँ पर जद में लिया है वहाँ पर क्या कोई लोग थे। तो इसमें सर्च अभियान भी SDRF का वहाँ पर लगातार जारी है। मुआवजा भी उन लोगों को जल्द देने का एक बार फिर से बात कर दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें देवप्रयाग की तो देवप्रयाग का जो ये एरिया है ये पहली बात नहीं है कि यहाँ पर बादल फटने से इस तरीके की तबाही हुई है। जब केदारनाथ आपदा आई थी तो सबसे ज़्यादा प्रभावित सिर्फ केदारनाथ और उसके आसपास के इलाकों के साथ साथ देवप्रयाग भी हुआ था। तो ये बड़ा सेंसिटिव जोन है आपदा के लिहाज से और ऐसे में खुद यहाँ पर जो गाँव हैं, कई सैकड़ों यहाँ पर परिवार हैं, इन लोगों को शिफ्ट करने की भी कई बार बात होती है क्योंकि हमेशा ही आपदा के जद में आते हैं। लेकिन एक बड़ा एक दृढ़ निर्णय अभी तक इनके लिए नहीं लिया गया है और यही वजह है कि हर साल जिस तरीके से मानसून सीजन की शुरुआत से पहले ही बादल फटने की घटनाएं उत्तराखंड में बढ़ने लगी इस बार भी, और एक बार फिर से लोगों को इन सब चीज़ों को झेलना पड़ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो लोग जो गाँव इनके आसपास बसे हुए हैं उन लोगों को शिफ्ट करने के लिए कहीं ना कहीं पर एक योजना बनाई जाए। तूफान आया हुआ है, लेकिन रवि, जिनके घर थे उन घरों में लोग रह रहे होंगे, हो सकता है कि उनको पहले से अनुमान रहा हो कि इस तरह की स्थितियां हो सकती है, वहां से निकल गए हों। तो जो विस्थापित हैं उनके लिए क्या कोई व्यवस्था, उनके रहने, कहीं ठहरने, खाने पीने की कोई यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है? या फिर अमूमन ऐसा भी होता है पहाड़ों में कि बाजारों में लोग अपनी दुकानें खोल लेते हैं लेकिन गांव उनकी दूसरी जगह पर होते हैं और कोविड कर्फ्यू के चलते हो सकता है अपने गांव की तरफ लोग चले गए हों? तो इस बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जो भी दुकानें और जो घर जहाँ पर मलबा भरा है उसके आसपास जो और घर हैं, क्योंकि वो भी अभी भी खतरे की जद में है और ऐसे में इन लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। कई लोगों को शिफ्ट कराया जा रहा है। लगातार इस तरीके का अभियान वहाँ पर जारी है ताकि जिस तरीके से जो वहाँ पर ज़मीन कमज़ोर हुई है बादल फटने के बाद, जिस तरीके से बड़े बड़े बोल्डर्स वहाँ पर आए हैं, उसको देखते हुए अभी और घर जो है इस तरीके के खतरे में माने जा रहे हैं। तो उन लोगों को अलग जगह शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि ये जो पूरा एरिया है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं क्योंकि लगातार क्योंकि पहाड़ी पर बसा हुआ है और इस पहाड़ी पर जो है जब भी इस तरीके की आपदा आती है तो लोगों के घर अक्सर हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को एहतियातन उनको शिफ्ट करने की बात भी की गई है और लगातार प्रशासन इस काम को कर रहा है। SDRF का रेस्क्यू लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात यही मानी जा रही है कि ये शुक्र रहा कि कहीं ना कहीं लोग वहां पर नहीं रहे कर्फ्यू के कारण, लेकिन क्या कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, इस बात को देखते हुए लगातार सर्च अभियान जारी है और आसपास के लोगों से भी इस बारे में जानकारी ली जा रही है कि अगर कुछ लोग वहां पर क्या मौजूद रह सकते हैं। इसके साथ साथ रवि, मौसम विभाग ने भी एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड के लिए। उस अलर्ट में क्या क्या कहा गया है, विशेष तौर पर इस हिस्से के लिए जहां पर बादल फटे हुए और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो मौसम विभाग ने 14 तारीख तक पूरे प्रदेश में बारिश और भारी बारिश और इसके साथ ही ओलावृष्टि की संभावना जताई है। यानी कि जो मौसम का संकट है वो अभी लगातार बरकरार है। अगर हम आज बात करें तो पिथौरागढ़, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में भारी से भारी बारिश की भी मौसम विभाग ने आशंका जताई है। ऐसे में देवप्रयाग जो है टिहरी का क्षेत्र है और ऐसे में यहाँ पर भी लगातार अभी जिस तरीके से बादल फटने की घटनाएं हैं, अगर ओलावृष्टि होती है, भारी बारिश होती है तो उसके बाद बादल फटने की जो खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है कि तमाम लोग सचेत रहें। पहाड़ों में खास तौर पर जो लैंडस्लाइड का खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, भूस्खलन का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। रवि, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटेंगे। तो ऐसे में लोगों की निगाहें सरकार की तरफ हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि इस वक्त आश्वासन में लोगों को तत्काल मदद मुहैया करवाई जाए, यही इसी चीज की दरकार है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मंगलवार को 24 घंटे के भीतर 118 मरीजों की मौत हुई और 7,120 नए संक्रमित मरीज कोरोना के सामने आए। एक तरफ प्राकृतिक आपदा, दूसरी तरफ ये कोरोना। 7,120 नए केसेस, 118 लोगों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में मृतकों की संख्या 4,000 के पार हो गई है। 4,933 मरीजों को
ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया। और प्रदेश की बात करें तो अब तक 2,56,934 संक्रमित मरीज को टोटल कुल सामने आए हैं और इसमें से 1,71,454 मरीज स्वस्थ हुए हैं। साथ ही एक्टिव केसेस की बात करें तो 76,500 पहुंच गए। 76,500 वो लोग हैं जिसमें कई लोग सेल्फ होम आइसोलेशन में हैं, कुछ लोग अस्पतालों में हैं। और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को 29,650 सैंपल्स की जांच हुई है। रवि कैंतुरा हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रवि, ये क्या वजह है कि देश के दूसरे राज्यों में जहां कोरोना चरम पर था वहां केसेस घट रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड उन राज्यों में से है जहां पर कंसिस्टेंसी है, केसेस घट ही नहीं पा रहे हैं? या कोविड कर्फ्यू का लोग सही से पालन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोरोना इतना फैल चुका है कि टेस्टिंग करते जाओ आंकड़ों में परिवर्तित होता जाएगा, दिखता जाएगा? राजीव, देखिए, क्योंकि पहाड़ी जो जिले हैं उन जिलों में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं अगर हम गौर करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ी जिलों में लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। इस वक्त महामारी का दौर है। एक सामान्य बीमारी के लिए लोगों को 60 से 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है एक बेस चिकित्सालय के लिए। इस महामारी के दौर में अगर कोई लोग बीमार भी हैं तो वहां पर वो किस तरीके से अपना RT-PCR करा पाएंगे? वहां पर लैब नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट कोई भी पहाड़ में लैब स्थापित नहीं कर पाई है। ऐसे में भले ही होम कलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन होम कलेक्शन भी कुछ गांवों तक ही लोग पहुंच पा रहे हैं। लोग जो बीमार हैं वो अपना जो है टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं। और यही वजह है कि क्योंकि कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लगातार फैल रही है और पहाड़ों में इस संकट को कम करने के लिए अभी तक कोई लैब स्थापित नहीं हुई है। एक पूरा साल, जबकि बीच में अगर हम देखें तो उत्तराखंड में कोरोना के मामले बिल्कुल शून्य की तरफ गए थे। उस समय जो कहीं ना कहीं जो ढील हुई है वो ढील आज बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है। रवि, एक बड़ा सवाल है, रवि, बड़ा सवाल है, ऐसा तो नहीं है कि सरकार को या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है कि उत्तराखंड के पहाड़ों में हाल क्या है? क्योंकि इन लोगों ने ही तो स्ट्रक्चर तैयार किया है। सरकारें बदलती चली गई, स्ट्रक्चर तो तैयार नहीं किया गया। स्ट्रक्चर अगर कहीं पर तैयार है तो वहां पर कंपाउंडर के भरोसे पूरा का पूरा अस्पताल चल रहा है। बेड्स तो खैर छोड़ ही दीजिए, उसकी बात ही क्या करनी। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की तो खैर उसकी भी बात क्या करनी। वैसे में क्या कोविड हॉस्पिटल अलग अलग जिलों में बढ़ाए गए हैं, बनाए गए हैं या फिर नहीं? क्या इस दिशा में कोई काम होता दिख भी रहा है या फिर फिलहाल छोड़ दिया गया और ऑक्सीजन भिजवा दी गई, इतिश्री कर दिया गया है? जी राजीव, अगर हम शुरुआत की बात करें तो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल उत्तराखंड में बनाए गए थे, जिसमें पहाड़ के जो अस्पताल हैं वो भी शामिल थे। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल पूरी तरीके से तो पहाड़ों में अभी नहीं बनाए गए हैं, लेकिन जबकि संख्या वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं, क्योंकि खासतौर पर बात यह है कि जो लोग वहाँ पर बीमार हैं उनको ये नहीं पता है कि वो कोरोना से ग्रसित हैं या फिर किसी अन्य बीमारी से। ऐसे में सबसे बड़ी बात थी, लगातार ये मांग भी उठती रही कि आखिर पहाड़ के लोग जहाँ पर कोरोना ने अब अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं वो कहाँ से टेस्टिंग कराएंगे? लेकिन अभी तक कोई लैब, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो कि पहाड़ के लोग अपना कोरोना टेस्टिंग करा सकें। अगर वो इंतजार करते हैं तो उन लोगों का करते हैं जो सैंपलिंग के लिए घरों पर आते हैं। तो ऐसे में पूरे पहाड़ों पर जो है लगातार कोरोना का साया है। रवि, अगर सिंपल और सीधा ये कहा जाए कि उत्तराखंड की सरकार ने पहाड़ी लोगों को बेबस छोड़ दिया कि अगर आपको कोरोना होता है तो हो, वहां पर फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप कोरोना से मरते हैं तो मरते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही वजह है कि जो हॉस्पिटल अगर मैदानी हिस्सों में 10 से 15 दिन में बन जाते हैं वो पहाड़ों में भी बन सकते थे, लेकिन बनाए नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर राजीव ये कहा जा सकता है कि ऐसे में, क्योंकि पहाड़ी जिलों को हमें देखना है, 9 पर्वतीय जिले हैं उत्तराखंड में, मैदानी जिलों में तमाम सुविधाएं हैं, पहले से ही कई अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, यहाँ पर तमाम है, सब चीज़ें हैं, यहाँ पर सड़क मार्ग दुरुस्त हैं और ऐसे में तमाम अस्पताल भी मिल जाते हैं। लेकिन पहाड़ी जिलों की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल अलग हैं और ऐसे में कोरोना जैसी महामारी जो पहाड़ में लगातार अपना विकराल रूप लेती जा रही है, पहाड़ों की तरफ अब विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैदानी इलाकों में बात करें तो ज़्यादातर फोकस गवर्नमेंट का हमने देखा है कि मैदानी क्षेत्रों पर रहता है, लेकिन पहाड़ों में जिस तरीके से पिछली बार तो इतना कोरोना नहीं था, लेकिन इस बार संक्रमण वहाँ पर ज़्यादा हुआ है। तो इसको देखते हुए पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ग्राम प्रधान जो वहाँ पर है उनको बड़ी जिम्मेदारी देने की ज़रूरत है और खास तौर पर जो मैदानी इलाके जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, वहाँ से जो लोग पहाड़ों पर पहुँच रहे हैं उनको भी क्वारंटीन, बिल्कुल रवि, अब एहसास लोगों को हो रहा है कि क्यों वहाँ के लोग ये मांग कर रहे थे कि गैरसैंण को राजधानी बना दीजिए, क्योंकि जो लोग पहाड़ में रहेंगे तो तब समझ पाएंगे कि पहाड़ की परिस्थितियाँ क्या है, पहाड़ के हाल क्या है और पहाड़ को ज़रूरत क्या है। और यही वजह है कि मैदान में बैठकर आज एहसास नहीं किया जा रहा है कि पहाड़ को चाहिए क्या। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पहाड़ को चाहिए बेड, पहाड़ को चाहिए हॉस्पिटल, वो भी कोविड डेडिकेटेड, जिसमें तमाम उपकरण, तमाम इक्विपमेंट्स हो, तमाम सुविधाएं हो, जो है नहीं। और अगर ये आगे भी नहीं हुए तो पहाड़ की जनता यूं ही मरेगी, तिल तिल कर मरेगी और कोई देखने वाला नहीं होगा।
ऐसे में अपील एबीपी गंगा की यही कि घरों पर रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप ये मत सोचिए कि आप भीड़ भाड़ से दूर हैं, हो सकता है कोरोना आपके नजदीक हो। उत्तराखंड को केंद्र से आज से मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है। जमशेदपुर टाटानगर से रात करीब 9:30 बजे ऑक्सीजन एक्सप्रेस हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर पहुंची। सीएम तीरथ सिंह रावत ने हर्रावाला रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से भरपूर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। सीएम ने कहा कि ऑक्सीजन गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में भेजी जाएगी। प्रदेश में पहले भी ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की खपत बढ़ती जा रही है। सीएम ने कहा कि इससे प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा और ऐसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य है कि ऑक्सीजन अब पूर्ण मात्रा में हम लोग को सप्लाई होगी और ये आज 80 मैट्रिक टन यहाँ पे पहुँचा है और ये दोनों मंडलों में हम लोग इसको भेजेंगे। गढ़वाल मंडल के अंदर भी, तो टेरी में भी एक जो अपना वहाँ स्टोरेज है वहाँ जाएगा, वहाँ से ऊपर चमोली उत्तरकाशी, साथ में कुमाऊं मंडल में भी जाएगा। लिंडे अपना यहाँ पे जो सैदपुर में है वो प्लांट, तो उसमें ये स्टोरेज होगा, जाएगा। लिंडे वाले स्वयं यहाँ पे आए हैं और मैं कह सकता हूँ कि अब किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी यहाँ नहीं होगी। ये टी हमारे को आज मिला है, इसमें से काफ़ी हद तक जो देहरादून के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में एम्स है, दून है, सिनर्जी, मैक्स, हिमालयन और महंत इंद्रेश हॉस्पिटल, इनको सभी को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा फिर हम 10 MT ऑक्सीजन जो है टिहरी में मलेथा में प्लांट स्टोरेज है वहाँ देंगे, जिससे कि पहाड़ में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो वहीं मलेथा से हो जाए, उन्हें देहरादून तक नहीं आना पड़े। और इसके अलावा 13 MT जो एक टैंकर जो है वो कुमाऊं मंडल को भी भेजा जाएगा। वहाँ पर जो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल या ऊपर पिथौरागढ़ की जो डिमांड है उसको यहाँ से पूरा किया जाएगा। गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, और जब बात आती है सुविधाएं देने की तो सिर्फ मैदानों तक सिमट जाते हैं गढ़वाल मंडल के और कुमाऊं मंडल के। ऐसे में एबीपी गंगा की मांग यही है कि इस वक्त तत्काल टेम्पररी हॉस्पिटल पहाड़ों में बनाया जाए, पहाड़ों के हर एक जिले में बनाया जाए। यही वक्त की दरकार है, अन्यथा स्थितियां आने वाले वक्त में विकराल हो सकती हैं, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। देश में कोरोना के केसेस कितने हैं, आंकड़ा आ गया है और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की वही, भारत में 24 घंटे में जो केसेस आए वो है 3,48,421, जबकि डिस्चार्ज होने वालों की संख्या है 3,55,338। तो ये भी एक आंकड़ा है और अच्छी बात इसमें यह है कि आप डिस्चार्ज होने वालों की संख्या ज्यादा है और संक्रमित होने वालों की डिस्चार्ज होने वालों से थोड़ी सी कम। 3,48,421 नए केस आए हैं, जबकि 3,55,338 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। जबकि मौतों का आंकड़ा जो है वो चिंता में डालने वाला है। 4,205 मरीजों की मौत हुई है। ये थोड़ा फिगर जो है ये चिंताजनक है। एक्टिव केसेस की बात करें तो 37,04,099 है। कोरोना के केस तुलनात्मक गिर रहे हैं, लेकिन आंकड़े अपने आप में देखिए कि अभी भी 3 लाख से ऊपर है, तो ये चिंता वाली बात है। लेकिन राहत इसमें बस आप ये देख सकते हैं कि केसेस 4 लाख से कम आ रहे हैं और लगातार केसेस गिर रहे हैं और मौत का आंकड़ा उसमें जो कंसिस्टेंसी है, उसमें जो यथास्थिति है वो चिंताजनक है। इस पर काम करने की आवश्यकता है कि आखिर मौतों का आंकड़ा बढ़ क्यों रहा है, मौतों के आंकड़े में कमी क्यों नहीं आ रही है। खबर अब उत्तरकाशी से, जहां पर बीते 24 घंटों में कोरोना की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। उत्तरकाशी एक दूरस्थ जिला और वहां पर 7 लोगों की कोविड की वजह से मौत हो गई। वहीं 347 से ज्यादा नए मामले सामने आए। उत्तरकाशी से 347 से ज्यादा। इसके अलावा किशनपुर गांव में 56 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते प्रशासन ने गांव को सील कर दिया है। उत्तरकाशी की बात करें तो बढ़ते कोरोना केसेस के बीच में कोरोना का टीका लगाने का काम भी जोरों पर है और इसी के चलते टीका लगाने वाले सेंटर्स पर बड़ी भीड़ देखने को मिली। हालांकि लोग टीके के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर नहीं रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों में यह है कि कुर्सियां एक सीक्वेंस में रखी गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए रखी गई थी, लेकिन पहाड़ी जिले में इतने केसेस हैरान कर देने वाला और डरा देने वाला है। देखिए 18 से 45 साल के जो व्यक्तियों का वैक्सीनेशन का कार्य आज प्रारंभ हो गया है और हमको जो जिस संख्या में वैक्सीन प्राप्त होंगे हम उसी संख्या में अपने सेंटर्स बढ़ाते जाएंगे।
अभी हम जो सेंटर्स चला रहे हैं वो 1 और 2 हम यहाँ पर उत्तरकाशी में बड़े सेंटर चला रहे हैं और एक उधर यमुना घाटी में चला रहे हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो ये है कि हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और फिर जैसे स्लॉट ओपन होता है स्लॉट बुकिंग करनी है। इसमें हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जैसे वैक्सीन बढ़ती है और हमें और संख्या वैक्सीनेट करने की मिलेगी तो हम किस तरह से अगर कोई हमको ऑफलाइन का मोड का ऑप्शन मिल जाए या फिर हमको रजिस्ट्रेशन हम ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी कराने का ऑप्शन देते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्लॉट बुक करे बिना रजिस्ट्रेशन करे बिना अगर आता है। नैनीताल में युवाओं के वैक्सीनेशन कैंप के उद्घाटन के मौके पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने 50 लाख युवाओं को वैक्सीन लगाने का बीड़ा उठाया है। हाईकोर्ट के निर्देशों पर सीएम ने कहा कि उन्होंने पहले ही तीसरी लहर रोकने की तैयारियां कर ली है। मुख्यमंत्री ने लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने, सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की बात कही है, अपील कही है। लेकिन सवाल यह है कि तीसरी लहर की तैयारियों की बात हो रही है। यहाँ तो अभी तक कोविड हॉस्पिटल नहीं है पहाड़ों में, तो आखिर पहले लेयर के लिए तैयार नहीं, पहले फेज से तैयार निपटे नहीं सही से, दूसरे ने बेबस कर दिया, तो तीसरे की तैयारियां किस आधार पर कही जा रही है? जनता के साथ और जनता का दुख दर्द देखना ये हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। और हमारी सरकार, मैं कह सकता हूँ कि पहला निर्णय लेने वाली होगी, अब तो सभी ने लिया है। 50 लाख से ऊपर की संख्या ऐसा युवा युवतियों की होती है, उनको हमने फ्री वैक्सीन लगाने का एक काम किया है, जिम्मा लिया है। माननीय विधायक लोग अपने विधानसभा में 1-1 करोड़ रुपया कोविड के लिए खर्च करेंगे। उत्तराखंड के हर एक जिले में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन देहरादून में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। 18 मई तक सख्ती के साथ कोविड कर्फ्यू देहरादून में लगाया गया है। लोग कम से कम घरों से बाहर निकले, इसको देखते हुए जिला प्रशासन होम डिलीवरी को बढ़ावा दे रहा है ताकि रोजमर्रा की जरूरी चीजें लोगों को घर पर ही मिल सकें। देहरादून के डीएम ने बताया कि कुछ ही दिनों में कोविड के मामले में कमी आई है। हर रोज 10,000 लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। अस्पतालों में आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स की लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो है पिछले 3 दिनों से जो है केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा प्री मैच्योर होगा कहना, क्योंकि अभी इसको 1-2 दिन और हम देखेंगे कि ट्रेंड किस तरीके का है। टेस्ट लगभग उतने ही हैं, टेस्ट में कोई कमी नहीं की गई है, इसलिए अगर वो ट्रेंड जो है अगर उसमें आएगा तो बता पाएंगे। लेकिन डेफिनेटली आज कल हमने जो है कुछ हॉस्पिटल्स बढ़ाए हैं, उनमें आईसीयू और ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाए गए हैं। तो अलग राज्य की मांग की गई थी, आज वो लोग कहीं ना कहीं उन लोगों की आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई तरस रहा है इस वक्त संसाधनों से, व्यवस्थाओं से, तो वो है पहाड़।